Good evening. Welcome to the next session of PSTET preparation. और आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे के विकास पर इसका आनुवंशिकता का और वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हमने कंटिन्यू रखना है। एक्चुअली ये लास्ट सेशन में भी हमारा यही टॉपिक था, लेकिन कुछ हद तक हमने इसको कॉन्सेप्ट को किया था, कुछ टॉपिक्स इसके रह गए थे, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी में ही हम आज का जो सेशन है वो ले रहे हैं। तो लास्ट सेशन में ज़्यादा हमने टाइम नहीं वेस्ट करना। लास्ट सेशन में हमने एंड किया था आई थिंक लॉज ऑफ हेरिडिटी पे, तो वहीं से हमने शुरू करना है। ठीक है, तो हमारा कल का था लॉज ऑफ हेरिडिटी। लॉज ऑफ हेरिडिटी में 3 लॉज हमने किए थे। समानता का नियम, समानता का नियम मतलब लॉज ऑफ सिमिलैरिटी, और दूसरा हमने किया था लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, बिल्कुल ऑपोजिट का ना, ऑपोजिट बिहेवियर का लॉ ऑफ रिग्रेशन। और तीसरा हमने किया था लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में किया हमने कि बच्चा इस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चे के कैरेक्टर अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर के साथ मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अगर बच्चा पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होगा। दूसरा हमने किया कि कई बार देखने में आया है कि पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है पर बच्चा बिल्कुल उसके ऑपोजिटली ड्वार्फ हाइट का है, ठिगना है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिग्रेशन। तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि बच्चे के कैरेक्टर्स में वेरिएशंस देखी गई फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो कुछ वेरिएशन देखी गई बच्चे में, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। बच्चा पेरेंट्स से थोड़ा सा इंटेलिजेंट ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इंटेलिजेंट कम हो गया, चेंजेस देखी गई। ठीक है, तो इन तीनों लॉज को पढ़ तो लिया हमने, समझ भी लिया विद एग्जांपल्स, लेकिन इन लॉज को असल में जिन्होंने प्रूव किया था उनका नाम था जॉर्ज मेंडल। एंड मेंडल was called, the Mendel is called, sorry, not was called, Mendel is the father of genetics, known as father of genetics. Why he is called father of genetics? Genetics is the branch of science which deals with the heredity and the inherited traits. आनुवांशिकता को समझने वाले, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण समझाने वाले जो ब्रांच है ना साइंस की, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। और इनको ही जो स्टडी किया था, इसकी ही जो खोज की थी ना, वो मेंडल ने शुरुआत की थी। जॉर्ज मेंडल ने, ग्रीगर जॉर्ज मेंडल नाम था उनका। तो उन्होंने बाय प्रोफेशन वो फिजिशियन थे ना, फिजिक्स के थे, वो लेक्चरर प्रोफेसर थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो था ना वो बॉटनी में था, मतलब प्लांट्स की स्टडी में था। तो पी प्लांट पे रिसर्च करके उन्होंने अपने लॉज दिए थे। वो जो लॉ इन्होंने 3 दिए थे, हमने उसमें से 2 ही करने हैं, और 2 लॉज जो हैं उनके, वो इन तीनों लॉज का बेस हैं। इन तीनों लॉज का हमें समझाएंगे ना कि असल में रीजन क्या है। पहला जो नियम हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि बच्चे के गुण पेरेंट्स के गुण के साथ रिजेंबल करते हैं, समान हैं। तो मेंडल ने जवाब दिया क्यों समान है। मेंडल का पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको समझने से पहले, इसको स्टेटमेंट इसकी करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझा रही हूं। मदर, ये तो कल हमने बड़ी डिटेल में कर लिया कि हर बंदे के सेल में क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, और पेयर भी ऐसा कि जैसे ये 2 पेयर हैं, है ना। तो इसको भी अगर मैं देखूंगी ना तो ये मेरे को दिखने में एक धागा नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये भी 2 धागों का बना हुआ है। डबल स्ट्रैंड्स होते हैं इसके, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। मतलब इसको अगर खोल के देखूंगी तो ये ऐसे दिख रहा है। अब ये जो 2 स्ट्रैंड हैं एक क्रोमोसोम के,
उसमें जो जीन इस स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है, जो करेक्टर ये वाला जीन कंट्रोल कर रहा है, वही करेक्टर ये वाला जीन भी कंट्रोल करेगा। लेकिन ये फर्क हो सकते हैं कि अगर मेरा ये वाला जीन हाइट के करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो ये हो सकता है लंबी हाइट वाला हो और ये छोटी हाइट वाला, या दोनों ही लंबी हाइट वाले या दोनों ही छोटी हाइट वाले, लेकिन होंगे हाइट वाले जीन्स। ठीक है, तो मदर के पास हाइट के 2 जीन्स हैं दोनों स्ट्रैंड्स पे, वो दोनों जीन्स कैपिटल टी मतलब लंबी हाइट वाले हैं, और फादर के पास छोटी हाइट वाले जीन्स हैं। अब मदर ने क्या करना होता है, मदर ने एग प्रोड्यूस करने होते हैं जिसमें उसने जीन्स भेजने हैं, है ना। मदर के अब यहाँ पे मान लो कि 2 एग बने, अब दोनों एग्स में उसने कैपिटल टी ही भेजना है, उसके पास है ही कैपिटल टी वाले जीन्स, चाहे ये वाला स्ट्रैंड भेज दे चाहे ये वाला स्ट्रैंड भेज दे। तो इसलिए मैं एक बार ही लिख रही हूं, इसने भी 2 स्पर्म ही बनाने, मान लो 2 ही बनाए, दोनों में कोई सा भी स्ट्रैंड भेज देगा तो जाएगा तो बच्चे के पास स्मॉल टी ही। 2 स्ट्रैंड है इसके पास, ये वाला भेज दे या ये वाला भेज दे, जाएगा तो बच्चे के पास फादर के थ्रू स्मॉल टी और मदर के थ्रू कैपिटल टी। अब बच्चे में ये दोनों स्ट्रैंड आ गए, ठीक है, एक फादर से आ गया एक मदर से आ गया। अब ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने क्या देखा, ये भी टॉल, ये टॉल है मदर, ये ड्वार्फ है फादर, लेकिन बच्चा इनका टॉल हुआ, मदर के साथ पूरी तरह से रिजेंबल कर रहा है। तो यहां पे मेंडल ने कहा कि हुआ क्या है कि ये जो कैपिटल टी वाला जीन है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है अकेला भी। अगर इसके साथ वाले स्टैंड पे नहीं भी है ना कैपिटल टी वाला जीन, तब भी ये अपनी लंबी हाइट को डोमिनेटली एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे तो ये एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि है ही दोनों कैपिटल टी, पर यहाँ पे ये अकेला होने के बावजूद भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ये वाला बेचारा अपने आप को अकेला एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको डोमिनेट जीन बोलते हैं, जो नहीं एक्सप्रेस कर रहा उसको रिसेसिव जीन बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये बच्चा भी टॉल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों स्मॉल टी होते जैसे फादर में है, तो फिर ये तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस तब करेगा जब ये अकेला है, मतलब अकेला इन द सम पेयर फॉर्म में है, दोनों स्ट्रैंड्स पे अगर स्मॉल टी हैं तब ये अपने आप को ड्वार्फनेस में एक्सप्रेस कर पाएगा। क्लियर हो गया। अब ये चीज इसको प्रूव कर रही है कि कई बार बच्चे या मोस्टली बच्चे पेरेंट्स के साथ रिजेंबल क्यों करते हैं, जहाँ वो मदर के गुण ले लेते हैं, जहाँ फादर के ले लेते हैं, जहाँ हाफ मदर के ले लेते हैं, हाफ फादर के ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास अगर मदर वाले डोमिनेट जीन आ गए तो वो वाले कैरेक्टर्स उन्होंने मदर के शो कर दिए, जो इनके डोमिनेट आ गए। अब हाइट वाला डोमिनेट जीन मदर ने भेजा है, इसलिए ये वाला गुण मदर पे चला गया। हो सकता है इंटेलिजेंट वाला डोमिनेंट जीन जो है फादर के पास हो, तो इसका मतलब कि वो हम कहेंगे कि बच्चा फादर पे इंटेलिजेंसी में चला गया। तो जो जीन डोमिनेट भेजेगा उसके साथ बच्चे का कैरेक्टर्स जो है वो वाला मैच हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको प्रूव कर रहा है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज को। अब दूसरे केस में हमने क्या देखा था कि बच्चे के गुण बिल्कुल अपने पेरेंट्स के गुण के ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या देखना है, सपोज करो ये मदर के जीन्स हैं, ये फादर के जीन है ये भी टॉल और है ये भी टॉल। अब इसके पास दोनों जीन्स अलग अलग हैं, इसका मतलब ये अपने बच्चे को जहां ये दे सकती है जहां ये वाला जीन भेज सकती है। फादर के पास भी दोनों डिफरेंट है, तो ये अपने स्पर्म में जहां ये वाला जीन भेज सकते हैं जहां ये वाला भेज सकते हैं। अब अगर ये वाला एग इस वाले स्पर्म के साथ मिला तो बच्चे के पास दोनों कैपिटल टी आ गए, पर अगर ये वाला एग इसके साथ मिला
तो इसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। इसी तरह इधर इसने यही भेजना है, एग इधर से ये आया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर इसने यही भेजना है, एग इधर ये आया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो ये बच्चा टॉल, ये वाला बच्चा भी टॉल, ये वाला बच्चा भी टॉल, 3 बच्चे टॉल हैं, लेकिन एक बच्चा जो है इन चारों में से छोटा निकलेगा। अब हम कहेंगे पेरेंट्स तो दोनों ही टॉल, तो बच्चा ये छोटा कहां से आ गया? तो बच्चा छोटा कहां से आ गया? जीन्स उसने पेरेंट्स से ही लिए हैं, लेकिन इन जीन्स में क्वालिटी एक और है कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, मदर के पास या फादर के पास या हर इंडिविजुअल के पास पेयर में क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा पेयर है क्रोमोसोम का। लेकिन अगर इस पेयर को मैं खोल के देखूं तो उसके 2 स्ट्रैंड, 2 धागे हैं, इसको खोल के देखूं इसके भी 2 धागे हैं। अब ये वाले जो 2 धागे हैं इस क्रोमोसोम के, इसमें से एक धागा अगर अलग हो सकता होगा तो इसके वाले जीन किसी बच्चे में चले जाएंगे और इसके वाले जीन किसी और बच्चे में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ कि ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो सकते थे, अलग हुए, इसलिए ये वाला जीन किसी एक बच्चे में गया और ये वाला जीन, ये वाला स्ट्रैंड किसी एक बच्चे में गया और बच्चे में गया, और जिस बच्चे में इसका भी स्मॉल टी और इसका भी स्मॉल टी वाला स्ट्रैंड गया वो बच्चा ड्वार्फ हो गया। तो इसका मतलब ऑपोजिट कैरेक्टर वाला बच्चा तब पैदा होता है जब हम इस लॉ को मानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये वाला दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब क्रोमोसोम्स के स्ट्रैंड में सेपरेट होने एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब मदर एग बना रही होती है, फादर स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तब उनमें स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने की एबिलिटी होती है। दैट लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसी के कारण जब स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो वो सेपरेट वाले जो स्ट्रैंड्स के जीन्स हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाएं बच्चों में जाके, तो वो फिर क्या हो जाता है, एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है, ऑपोजिट कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन को ये दूसरा लॉ, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो प्रूव करता है, ठीक है जी। तो मेंडल ने के दोनों लॉज ने ये दोनों लॉज का बेस बनाया। तीसरा जो लॉ है ना, लॉ ऑफ वेरिएशन, उसका बेस कोई और बनाएगा, उससे पहले हमने प्रिंसिपल्स पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी 3 जनों ने दिए। गाल्टन, पहले भी नाम आपने सुना है लास्ट सेशन में, गाल्टन ने कहा कि हम पढ़ते हैं, हम कह रहे हैं कि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो है ना, जीन्स जो है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स जो जाते हैं वो पेरेंट्स से भी जा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से भी जा सकते हैं, है ना। कई बार बच्चे की रिजेम्बलेंस मदर के साथ होती है और कई बार फादर के साथ होती है, कई बार नाना के साथ होती है, कई बार दादी के साथ होती है, कई बार परदादी के साथ होती है ना, कई बार उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होती है। इसका कारण क्या है कि जीन्स जो हैं ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, या कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं इन सम रेशो। पेरेंट्स से बच्चा हाफ कैरेक्टर्स लेता है, 1/4 वो ग्रैंड पेरेंट से लेता है, ऐसे ही रेशो जो है ना बढ़ती जाती है। उनके ग्रैंड पेरेंट से 1/8, उनके से 1/16, ऐसे रेशो से वो कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ये गाल्टन ने बोला। सेकंड था जो इंपॉर्टेंट है 2 हमारे पास, डार्विन का सिद्धांत, लॉ ऑफ स्ट्रगल एंड फिटेस्ट। मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग डार्विन क्या बोलते हैं कि हम जब सोसाइटी नेचर में रह रहे हैं ना, तो नेचर में रहते हुए बहुत सारी परिस्थितियां हमारे पास आती हैं। सम सिचुएशंस आर फेवरेबल फॉर अस एंड सम सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर अस। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती। उन स्थितियों में अगर हमने रहना है
तो हमें उनमें रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए, अपनी लग्जरीज के लिए, हर तरीके के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जैसे हमने खाना खाना है तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, है ना। प्रोफेशंस कोई मतलब कोई काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कुछ अर्न करने के लिए। तो जब हम स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते करते अगर हम उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप में बदलाव ले आते हैं और वो बदलाव ऐसा लाते हैं कि हम उस परिस्थिति से अडेप्ट हो जाएं, उसके अनुकूल बन जाएं, अपनी ऐसी चेंजेस लेके आएं कि हम उनके अनुकूल उस परिस्थितियों के अपने आप को बना लें, तो वो जो बदलाव हमारे अंदर आता है वो बदलाव हम अगली पीढ़ी में स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो बदलाव अगली पीढ़ी में आएगा तो वो जो लॉ ऑफ वेरिएशन हमने छोड़ा उसको ये प्रूव कर रहा है कि सच्ची ऐसा होता है कि जब हम किसी स्थिति के साथ अनुकूल होने के लिए अपने आप में बदलाव लाएंगे, इस जनरेशन में अपनी इस टाइम में लाएंगे, लाइफ टाइम में लाएंगे, तो वो बदलाव इतना परमानेंट हो जाएगा, मतलब इतना हम पे छा जाएगा कि नेक्स्ट जनरेशन में हम उस बदलाव के साथ ही जाएंगे, मतलब हमारे जीन्स उस परिवर्तन के साथ ही जाएंगे। तो फिर बच्चा जो हमारा पैदा होगा वो वेरिएंट होगा ना, डिफरेंट होगा, क्योंकि वेरिएशन आ चुकी हुई है। ठीक है जी, ये डार्विन ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रगल करता है, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो फिट हो जाता है नेचर में, परिस्थितियों में, उस फिट वो ही सर्वाइव करेगा, बाकी सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आ जाता है लेमार्क का। लेमार्क ने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जिस अंग को हम जितना ज्यादा यूज करेंगे वो अंग उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, और जिसको हम यूज करना बंद कर देंगे वो डेवलप होना बंद हो जाएगा। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल हम अपने में भी देखते हैं। लेमार्क ने तो बड़ी सिंपल सी दी थी कि जो जिराफ है ना, इसलिए नहीं मैं उस मतलब हम बच्चे को इसलिए नहीं उसके साथ को रिलेट कर पाते, जब मैं आपको नहीं कर पाऊंगी कि हमने, आप कह सकते हो कि हमने कौन सा देखा है कि वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। वो बोल रहे थे कि जो जिराफ था ना, उसकी स्पीशीज जो पहले थी उनकी नेक बहुत छोटी हुआ करती थी, पर उन दिनों वो सिर्फ घास पे डिपेंड करता था। अब ग्रास लो लाइंग है ना, धरती पे है, तो उसको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी, आराम से उसने घास खाई, इट्स ओके। लेकिन अगर उस लोकेलिटी में कभी ऐसा हुआ होगा कि घास खत्म हो गई होगी, तो खाना तो उसने है, तो उसने फिर अपने आप को किस पे डिपेंड करना शुरू कर दिया, हर्ब्स पे, श्रब्स पे, छोटे छोटे पौधों पे। अगर उसकी भूख उससे भी पूरी नहीं हुई, उसको वो भी चीज कम लगी है, तो उसके सामने क्या आया है कि ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें उसको अपनी वृक्षों पे डिपेंड करना पड़ा खाने के लिए। तो उसने अब वृक्ष से अगर कोई चीज तोड़नी है तो जहाँ तो मेरे को इस चीज को स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने हाथ अगर यूज करना है तो उसने तो अपना हाथ यूज नहीं करना था ना। तो उसने क्या किया, उसको खाने के लिए अपनी नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया। जब उसने अपनी नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेक को वो यूज करता है। हम बच्चे को डेली लाइफ में क्या कहते हैं, बेटा एक्सरसाइज करो, जितनी एक्सरसाइज करोगे वो चीज आपकी उतनी डेवलप होगी। आप मसल्स बनाते हैं बच्चे जिम जाके, तो उसका मतलब क्या होता है, जितना पुशअप्स करेंगे, जितने ये वाले मसल्स यूज करेंगे, तो उन मसल्स की ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होगी, डेवलपमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। तो सेम केस जिराफ के साथ हुआ। जिराफ ने अपनी नेक को यूटिलाइज ज्यादा किया, तो नेक स्ट्रेच हो के लंबी हो गई। तो आज की जो, और वो जो चेंज है वो इतनी परमानेंट हुई कि उसने हेरिडिटी में, मतलब उसको इनहेरिट भी किया। अब जो जनरेशन आ रही है वो लंबी नेक वाली ही आ रही है। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऐसा हम अपने में भी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे अंदर इंटेस्टाइन है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, लेकिन इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ना,
ये इंटेस्टाइन है ना, तो इसका जो लास्ट पार्ट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स हम कहते हैं यूजफुल नहीं है ये चीज हमारे लिए। तो अगर ये हमारे को खराब कर रही है, दर्द हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो इसको निकाल के बाहर मारो। एक्चुअली ये अब यूजफुल नहीं है क्योंकि ये अब डेवलप ही नहीं हुई। रूमिनेंट्स में यही चीज बहुत ज्यादा डेवलप होती है। कारण इसका क्या है कि अपेंडिक्स के अंदर एक एंजाइम होते हैं, दे आर कॉल्ड सेल्यूलेज। हम ना शुगर डिफरेंट फॉर्म में खाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में भी खाते हैं, चावलों में और आलू में, स्टार्च की फॉर्म में भी खाते हैं, और अगर हम साग खा रहे हैं, मतलब ऐसे कोई वेज प्लांट्स कच्चे खा रहे हैं ना, तो सेल्यूलोज की फॉर्म में खा रहे हैं। अब अगर वो सेल्यूलोज अगर हम ले रहे हैं, जैसे रूमिनेंट्स जो गाय वगैरह लेती हैं, घास फूस खाती हैं, तो उनके अंदर सेल्यूलोज जाता है, तो उनको सेल्यूलोज पचाने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब वो सेल्यूलेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें सेल्यूलेज बनेगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है उनकी डेवलप होएगी, और ज़्यादा डेवलप होएगी, यूज़ कर रहे हैं। हम जब कच्चा भोजन खाते थे ना, हम जब घास फूस खाते थे, तो हमारे में भी ये डेवलप थी। लेकिन जब हमने आग की खोज कर ली, जब हमने खाना बनाना शुरू कर दिया, जब हमने पका हुआ खाना खाना शुरू कर दिया, तो कच्चे खाने पे हम डिपेंड ही नहीं करते। अब कच्चे खाने पे हम कितना कच्चा सैलेड खाते हैं, है ना, बहुत कम खाते हैं। घास फूस तो बहुत कम खाते हैं। सर्दियों में साग खाते हैं हम, और वो भी आजकल की जनरेशन को पचता नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमने अपनी अपेंडिक्स को यूज करना बंद कर दिया। अब यूज करना बंद कर दिया तो उसने डेवलप होना बंद कर दिया, और अब हाल ऐसा है कि वो चीज जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन की फॉर्म में, एक अवशेषी अंग की फॉर्म में हमारे पास रह गई हुई है। इसी तरह हमारी टेल बोन, हमारे फोर फादर्स चिंपैंजीज के पास लंबी पूंछ है, लेकिन हम उनसे जब डेवलप हुए हैं तो हम में वो टेल बोन जो है वो स्मॉल फॉर्म में रह गई। उसका कारण क्या है कि हमने उसको यूज करना बंद कर दिया, है ना। चलते वक्त वो हमारे टांगों के बीच में अड़चन पैदा करती है, तो उसको हमने यूज करना बंद कर दिया। अब जब हमने उसको यूज करना बंद कर दिया तो उसने डेवलप होना बंद कर दिया, और अब हाल क्या है कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट जो पार्ट है, कॉक्सिक्स रीजन, उसमें टेल बोन की फॉर्म में वो रह गई हुई है। ठीक है, तो ये फिर लेमार्क जो है इन चीज़ों की एग्जाम्पल से, लेमार्क का जो प्रिंसिपल है वो जस्टिफाई होता है कि हमारे में वेरिएशंस जो आई हैं वो दो कारणों से आई हैं। आई तो हमारे में वेरिएशंस जो हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर से आई हैं, यूज एंड डिसयूज या स्ट्रगल करके, लेकिन उसके बाद में वो जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटी फैक्टर की फॉर्म में ट्रांसफर होती गई। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा हेरिडिटी का टॉपिक तो खत्म होता है। तो लास्ट हमारा अब हमने कंसिडर करना है एनवायरनमेंट का टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इट इज नॉट लेसर इम्पॉर्टेंट, है ना, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर फैक्टर्स जो हैं हेरिडिटी के हमारे करेक्टर्स को, हमारी डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का फैक्टर भी उतना ही इक्वली इफेक्ट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को। एनवायरनमेंट में जो मेन फैक्टर्स हैं, है ना, ये एनवायरनमेंट के जो मेन पार्ट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, पहला पार्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाती है सर्दी, गर्मी, ना, ये जो मौसम है। तो ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये बच्चे की डेवलपमेंट को प्रॉपर इफेक्ट करेगा। देखो, अगर बच्चा सपोज करो कि पैदा यहाँ पे हुआ इंडिया में, लेकिन वो क्लाइमेट जो है कनाडा के में पल रहा है, तो वहाँ पे सर्दी बहुत होती है, तो उसने अपने आप को अडेप्ट कर लेना है उसी फॉर्म में, उसी सर्दी की को मतलब अडेप्ट कर लेगा। वो गर्मी के मौसम में नहीं रह पाएगा। उसकी डेवलपमेंट अगर फिर वहाँ से अगर वो बच्चा ग्रोथ उसकी वहाँ पे हुई है, यहाँ आगे अगर वो सेटल हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में
फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो अब इधर गर्मी के मौसम में अडेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत मैटर करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। फिर इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल एनवायरनमेंट है। ये देखा गया है कि अगर पेरेंट्स जो है वो इमोशनली स्ट्रांग हैं तो ऑब्वियसली है कि बच्चा जो है इमोशनली स्ट्रांग होगा। अगर घर का माहौल इमोशनली स्ट्रेंथन्ड है तो बच्चे की डेवलपमेंट भी स्ट्रेंथन्ड होएगी, ठीक है। और तीसरा है इकोनॉमिक, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कि अगर सपोज करो कि हेरिडिटी के फॉर्म में बच्चे के पास इंटेलिजेंसी के जीन्स आए हुए हैं, लेकिन अगर घर की सिचुएशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो रही, बच्चे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही, बच्चे को कुछ ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड हो रहा कि वो स्कूल जा सके, है ना। इसीलिए फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था कि अगर बच्चा, और मिड डे मील का कॉन्सेप्ट आया था, अगर बच्चा पेट से भूखा है तो उसके लिए अगर एनवायरनमेंट उसको इकोनॉमिकली ठीक नहीं मिल रहा तो उसके लिए तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर उसके पास जीन्स हैं भी तो वो जीन्स नरिश होंगे ही नहीं, है ना। न्यूट्रिएंट्स बच्चे को चाहिए, बच्चे को फैसिलिटीज़ चाहिए, एजुकेशन के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल की फ़ीस देनी पड़ेगी। इसीलिए 8 तक हम फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए डिपार्टमेंट हमारा। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो भी बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और इसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा सोशल फैक्टर, सोशल एनवायरनमेंट, कि जैसे समाज में बच्चा रह रहा है, जैसी सोसाइटी में बच्चा रह रहा है, वैसी करेक्टर बिल्डिंग, वैसे मॉरल करेक्टर बच्चे के अंदर आएंगे। हम कहते हैं ना कि बच्चे की सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की सोसाइटी देखो कैसी है, बच्चे की सोसाइटी उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। तो सोशल एनवायरनमेंट जो है वो भी बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत असर करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो सारा टॉपिक हम पढ़ा है, हमने 2 सेशन लिए, है ना, ये टॉपिक हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे करिकुलम में होना, टीचर के करिकुलम में होना क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन का, टीचर एजुकेशन का पार्ट होना क्यों ज़रूरी है, इसको हम डिटेल में फिर तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम सम अप करने की कोशिश करें, है ना, प्रिसाइज फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें, तो बच्चा कौन से एनवायरनमेंट से आ रहा है ये जानना एक एजुकेशनिस्ट के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, कि उसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाए, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके एनवायरनमेंट को, उसकी ज़रूरतों को देखते हुए स्कूल्स बनाए जाएं, सोसाइटी को देखते हुए हम कैसा सोशल एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचर्स का भी वही रोल हो जाता है। टीचर अगर ये जान रहा है कि बच्चा कौन से एनवायरनमेंट से आ रहा है और मेरे को कौन सा हेल्दी एनवायरनमेंट उसको देना है ताकि बच्चा मेरी पढ़ाई की तरफ, करिकुलम की तरफ, स्टडी की तरफ अट्रैक्ट हो, तो टीचर को ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ एनवायरनमेंट का उसकी डेवलपमेंट पे कितना असर हो रहा है, और अगर मैं उसको हेल्दी एनवायरनमेंट देती हूँ या देता हूँ तो उसकी डेवलपमेंट में कितना अच्छा असर हो सकता है, ये टीचर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। टीचर को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, ना, किस ज़रूरत को वो डिमांड करता है। उसके लिए पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट तब होगी ना जब उसका पेट भरा हुआ होगा, जब उसको पता लगेगा कि ये जो पढ़ाई है ये मेरे को इम्पॉर्टेंट मतलब प्रोफेशन में भेजेगी, है ना। स्किल ओरिएंटेड, फिर हम स्किल ओरिएंटेड उसको स्टडी करवाएंगे। हम ये देखेंगे कि ये वाली स्टडी उसके लिए काम आएगी, बाद में उसके प्रोफेशन के काम आएगी। हम सारे बच्चों को तो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कराएंगे, हम सारे बच्चों को तो बीटेक नहीं करवाएंगे। हम देखेंगे कि बच्चे को कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, कौन सी स्किल अडॉप्ट करनी है ताकि बच्चा किसी प्रोफेशन में फिट हो सके। तो दैट इज़ वाई ये हमारी टीचर एजुकेशन का ये जो टॉपिक है ना, ये हमारी टीचर एजुकेशन का, हमारे एजुकेशन का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो टू सम अप हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण, बोथ गो साइड बाय साइड, दोनों का रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और डेवलपमेंट कैन बी सेड एज
प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। ये प्रोडक्ट है, गुणनफल है वातावरण और आनुवांशिकता का। अगर एक फैक्टर वीक है, सपोज हेरिडिटी वीक है, जीन्स बच्चे के पास इंटेलिजेंसी के नहीं है, तो बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर करके हम उसकी डेवलपमेंट बेटर कर सकते हैं। अगर बच्चे को हेरिडिटी से कुछ अच्छे जीन्स नहीं मिले हुए, तो हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड अच्छा करके उसकी हेरिडिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। अगर बच्चे की हेरिडिटी अच्छी है और उसको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल जाए, तो उसकी डेवलपमेंट और डबल हो सकती है। तो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। विकास जो है वो वातावरण और आनुवांशिकता का गुणनफल है। सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। इफ हेरिडिटी इज द 50% और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट की है। तो होप आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। ये थोड़ा सा साइंटिफिक था ना चैप्टर, सो इसको डिटेल में स्टडी करना बहुत ज़रूरी था। 2 सेशन लिए हैं हमने, कोई बात नहीं है। अब आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमने लास्ट सेशन में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के क्वेश्चंस किए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई एक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा होगा जिसका हमने टॉपिक टच नहीं किया था ना, जो आपको समझ नहीं आया होगा। क्वेश्चन समझ आया होगा और उसके आंसर भी आप सबको आते होंगे, ये मेरे को श्योरिटी है ना। तो इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक भी पूरी डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि एक एक मैं उसका कॉन्सेप्ट जो है एटलीस्ट टच जरूर कर लूँ, ताकि क्वेश्चन जब कल हम करेंगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन जो हैं अपने आप से आप सॉल्व करने के एबल होगे ना। मेरी हेल्प की ज़रूरत या आंसर की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट सेशन हम लेंगे फिर इसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस का। थैंक यू जी।